गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे लेक्चरशिप की जो है स्क्रीनिंग की परीक्षा अब नहीं कंडक्ट कराई जाएगी और अब डायरेक्ट जो है हमें हमारे लेक्चरशिप मेंस की तैयारी में जो है अब जुट जाना होगा। तो आज मैं यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको करवाने के लिए यहाँ पे आ चुकी हूँ। और आप सबने जो भी सिंसियरली इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सबने सिलेबस तो जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये पता हो कि पढ़ने से पहले हमें हमारा रास्ता पता हो कि हमें किस रास्ते पे जाना है, तो परीक्षा को पास करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होंगे। समटाइम्स वी सी कि इसमें जो है दो पार्ट्स में जो है इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। सिमिलरली इसी लाइन पे हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। ठीक है, देन हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमारे इकोनॉमिक्स में वो देखेंगे। अभी आपको ये तो पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे हमें चूज करना पड़ता है दो ऑप्शंस के बीच में। तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार हम किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें और जितनी भी हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे भली भांति यूज करके हमारा फायदा हमें फायदा मिल सके। देन हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ साथ हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड ये भी हमारे टॉपिक में है। हम धीरे धीरे इसके ऊपर भी जाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। साथ में आप सबको पता होगा नॉर्मली हम लोग यूज कर लेते हैं डिमांड टर्म, जो हमें रियल मीनिंग ऑफ डिमांड जो हमें नहीं पता। तो इकोनॉमिक्स के ही थ्रू हम ये देखेंगे कि मार्केट में डिमांड कैसे की जाती है और उसी की जो पूर्ति है वो कैसे की जाती है। देन हम प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या है हम उसके बारे में भी जानेंगे। धीरे धीरे हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने मार्केट फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं। नॉर्मली जब भी हमने मार्केट के बारे में जाना हमें यही पता चला कि किसी भी मार्केट प्लेस में हम जाते हैं, आजकल क्या हो गया ऑफलाइन मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट। बट इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या डिफरेंस है, राइट। उसके साथ साथ ऑलिगोपोली ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं वहां पे हमारे पास नेशनल इनकम एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बन के आता है। नेशनल इनकम होता क्या है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कितना टोटल नेशनल इनकम जो है वो किस तरीके से की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्कुलर फ्लो क्या होता है इनकम का, किस तरीके से हम जो है किसी भी देश के नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। साथ ही साथ हमने अभी बात करी कि जीडीपी, जीएनपी ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉर्मली क्या होता है कि हमें समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। बुक्स में ये सब चीजें कवर तो की जाती हैं लेकिन उसको पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि बस सर के ऊपर से गई हैं चीजें। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ईजीएस्ट वे जिसके थ्रू हम ये इतने पेचीदा टॉपिक्स हम समझ सके।
I will be using more and more flowcharts and examples in order to make these tricky concepts very understandable to you people. इसी के साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि मनी एंड बैंकिंग जो है इसके बारे में क्या हमारे सब्जेक्ट में आता है। जब भी हम बात करते हैं लेक्चररशिप के एग्जाम्स की एंड स्पेशली हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की, तो ये देखा गया है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड हैं एंड इनको पढ़ना जो है कई बार क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता कि क्वेश्चन आखिर कहाँ से बने हैं और किस तरीके से हमें इसे पूरा करना है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स डेवलप किया है जहां पे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं उसके हिसाब से हमने ये अपना पूरा मॉड्यूल बनाया है जहां आपको इजीएस्ट तरीके से समझाया जाएगा इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टर्म्स के बारे में, जिसके बाद आपको किसी भी बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर ये वाला सब्जेक्ट हम करें कैसे, राइट। अब वापस आते हैं हम जो डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में और देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हमने बात करी कि हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, देन फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में आपने सुना होगा कि मनी जो है वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, किस तरीके से हम मनी को एज अ यूनिट वैल्यू कंसीडर करते हैं। यूनिट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आप जो है उस करेंसी जो रुपया आप यूज करते हो उसके थ्रू किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं किसी भी वस्तु का, राइट। देन हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये मनी जो टर्म है वो आया कहां से, करेंसी ये चीज, ये आइडिया कहां से आया, राइट। ये सारी चीजें हमारे एंशिएंट हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हैं वहां से रिलेट करते हैं। हम उसके बारे में भी जानेंगे, कुछ चीजें हम समझेंगे कि हमारे राजा जो उस टाइम पे हुआ करते थे हिस्टोरिकल टाइम्स में, उन्होंने किस तरीके से इस आइडिया को डेवलप किया था जब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स एंड हम कहते हैं ना कि कई बार आपके पास ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिली थी जो आज के लोगों को समझ से भी परे है, ठीक है। तो हम वो सारी चीजें इंटरलिंक कर करके और फिर इस लेक्चर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। बैंक होता क्या है, बैंक के अंदर जो हम नॉर्मली जाते हैं पैसे डिपॉजिट करते हैं एंड देन हम विड्रॉ करते हैं, वो सिस्टम आखिरकार चलता कैसे है, बैंक के पास इतने पैसे आते कहां से हैं, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के थ्रू करेंगे। देन सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सेंट्रल बैंक क्यों जरूरी है, हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको लीड करने के लिए सेंट्रल बैंक किस तरीके से जो है कदम उठाती है। और अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है जो मैं नॉर्मली आपसे पूछना चाहती हूँ और आई होप आप सबको ये चीज आंसर तो पता होगा इस चीज का, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नॉर्मली होता क्या है, लोगों को ये तो पता होता है कि आरबीआई जो है वो एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर, जो सारे बैंक्स को जो है वो रेगुलेट करती है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि आरबीआई इज द वन हु इज द सेंट्रल बैंक टू ऑल आवर बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनकम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे हम देखते हैं, कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इन लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इजी टॉपिक्स हैं, बहुत आसान है। हम एक बार वी जस्ट नीड टू गिव अ चांस टू दिस सब्जेक्ट। कई बार ये माना जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लेट मी टेल यू कि इससे ज्यादा आसान जो है सब्जेक्ट अभी तक नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी है, क्योंकि डे टू डे हम देखते हैं कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमारे डे टू डे लाइफ में
इकोनॉमिक्स से टकरा ही जाता है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, नेशनल इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजें इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ओनली। ठीक है, देन हम गवर्नमेंट बजटिंग की बात करेंगे, जहां पे गवर्नमेंट जो है किस तरीके से बजट बनाती है एंड किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स को जो है वो हम गवर्नमेंट पैसे जो है एलोकेट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी कि इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट बजटिंग जो है उसके अंदर आते हैं। फिस्कल पॉलिसी, इसके ऊपर कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में एंड पॉसिबिलिटी होती है कि फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर जो है क्वेश्चन रिपीटेड वे में आए ही आए, राइट। हर साल गवर्नमेंट नया बजट लेके आती है और हम बड़े चाव से जो है ये देखते हैं कि इस बार जो है गवर्नमेंट ने क्या नया किया है। So, in line with that only, we will study about the government budgeting. Then comes balance of payment. Balance of payment क्या होता है? जो भी transactions होते हैं, जितने भी recordings होती हैं between the transaction of एक हमारे इंडिया का रेसिडेंट एंड दूसरी कंट्री में रहने वाले लोग, उन लोगों के बीच में जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस मतलब आदान प्रदान हुआ, कुछ भी वहां पे आपने देखा कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, उस चीज को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही वी विल स्टडी मीनिंग क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। देन हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि होता क्या है कि कई बार जो है ना हम एक्सचेंज रेट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ऐसा देखते हैं कि आखिरकार अभी $1 के बदले में रुपए की कितनी वैल्यू चल रही है, तो वो क्या है, दैट इज द एक्सचेंज रेट ओनली। जब भी हम किसी एक करेंसी को दूसरे करेंसी के वैल्यू में देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसे हम एक्सचेंज रेट जो है वो कहते हैं। लेट अस कम टू द अदर टॉपिक। हम ये देखते हैं कि आखिरकार हमें इन सारी चीजों के अलावा क्या चीजें कंप्लीट करनी है। छोटे छोटे टॉपिक सब बच चुके हैं, वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी, जो हम देखते हैं कि एक हमारा फेज था 1947 टू 1990, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो थी वो किस तरीके से काम कर रही थी, उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, और किस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट थे, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फोर फादर्स, उन्होंने किस तरीके से हमें उस सिचुएशन से निकाल के आज एक ऐसे स्टेबल इकोनॉमी में लाके खड़ा किया है, जहां हम हर साल देखते हैं कि चाहे दुनिया के किसी भी इकोनॉमी में कितनी भी ज्यादा क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए, इंडिया अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बचा ही लेता है। तो हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। आज जो भी सिचुएशन है, क्या ये सेम इकोनॉमिक पहले भी थी? नहीं। हम 1947 से 1990 के बीच का जो फेज है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आई थी, जहां पे हमारे पास आप ये कह लो कि हमारे पास एक, कहते हैं ना कि एक्सचेंज करने के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ हमें ट्रेड करने के लिए भी हमारे पास बैलेंस नहीं बचा था, तो वो सिचुएशन आ चुकी थी, और उसको किस तरीके से हमने टैकल किया, किस तरीके से गवर्नमेंट ने उस चीज को हैंडल किया, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देन हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास 1941 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वो क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या रही थी उस टाइम पे हमारे इंडियन इकोनॉमी के। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी, राइट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, आपने देखा होगा काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट इनिशिएट करती हैं, जनधन योजना, राइट, और आपने काफी सारे प्रोग्राम्स आप देखते होंगे कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जनधन योजना प्रोग्राम, राइट, मातृ वंदना प्रोग्राम, ये सारी चीजें क्यों हैं, इन सब का रिलेशन जो है हम यहाँ से लेके चलते हैं।
राइट। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस एंड गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, राइट। और आगे की क्लासेस में हम धीरे धीरे इस चीज को जो है हैंडल करेंगे, किस तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू हम इसको और भी इजी बनाएं और जितना इंटरेक्टिव हो सकता है उतना इंटरेक्टिव रखें। लेट अस सी, क्विकली हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या जो है टॉपिक्स वो बच गए हैं एंड उसको जो है कवर करते हैं, राइट। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, राइट। काफी सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं जहां पे आप ने सुना होगा, सॉक्रेट्स का नाम सुना होगा आपने। he was one of the philosopher, you know, उनको जो है फिलोसफी के उसमें सब्जेक्ट में जो है बहुत ही ज्यादा माना जाता है। और एक बार की बात है, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि सफलता जो है उसकी कड़ी क्या है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सफल हो जाऊं। तो सॉक्रेट्स ने अपने स्टूडेंट को कहा कि आप जो है कल सुबह मुझे नदी के किनारे मिलना। स्टूडेंट ने बात सुनी और अगले दिन सुबह सुबह नदी के किनारे उनसे मिलने चला गया। सॉक्रेट्स ने बोला कि आप जो है एक काम करो, ये जो नदी है ना इसकी गहराई नाप के आओ, देखो कि ये कितना गहरा है। और स्टूडेंट ने वैसा ही किया, वो चल पड़ा। और जैसे जैसे वो आगे नदी के अंदर चलता गया, पानी का जो लेवल था वो उसके सर पे आने लगा। जैसे ही एक ऐसा लेवल आया जहां पे उसकी पानी जो है उसके नाक तक आ चुकी थी, सॉक्रेट्स पीछे से आकर के उसे सर से पकड़ के और नीचे दबा देता है। स्टूडेंट तड़पता रहा और उसे बस ये हो रहा था कि बस किसी तरीके से मुझे यहाँ से जो है निकाला जाए, बस किसी तरीके से मुझे यहाँ से बाहर छोड़ दिया जाए और मैं सांस ले सकूं। सॉक्रेट्स बहुत ही बलवान था क्योंकि उसने उसे इस तरीके से दबाया हुआ था। उस बच्चे ने इतनी कोशिश करी बट वो नहीं निकल पाया। कुछ देर बाद सॉक्रेट्स ने उसे छोड़ दिया और बाद में उनसे पूछा कि आपको जब मैंने इस तरीके से दबाया था पानी के अंदर, आप ये बताओ कि सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपकी उस टाइम पे विल पावर थी, आप जो चीज करना चाहते थे वो क्या थी, आपको क्या चाहिए था उस समय पे। स्टूडेंट ने कहा कि सर उस समय मुझे और किसी भी चीज की याद ही नहीं आ रही थी, मुझे बस इतना था कि किसी तरीके से बस मैं सांस ले लूं, मैं किसी तरीके से यहां से निकल जाऊं और मुझे एक वो सांस आए। सॉक्रेट्स ने बताया कि बस यही है तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर, कि जिस दिन आप अपने लक्ष्य को लेके इस तरीके से स्ट्रांग हो जाएं कि बस उसके अलावा कुछ और दिखे ही ना और बस ये लगे कि बस किसी भी तरीके से मैं इस चीज से जो है बाहर निकलूं, ये चीज मुझे मिल जाए, उस दिन आप सफल होने के रास्ते पे आ जाते हैं। मेरा एम क्या था ये स्टोरी आपसे शेयर करने का, कि अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो आपको टारगेटेड वे में तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है और जितने भी टॉपिक्स हैं उसको जितना हो सकता है रिवाइज करिए और बेस्ट तरीके से PYQs क्वेश्चंस जो हैं वो लगाते रहिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आगे के सिलेबस में हमारे पास क्या है। ये स्टैट्स जो है, हमारे पास स्टैट्स का भी जो है एक मॉड्यूल आने वाला है जहां पे हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है। काफी सारे सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स डेटा कलेक्शन के, तो वो हम सोर्सेज के अंदर करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अब बात आती है कि डेटा तो हम बोल रहे हैं, लेकिन किस चीज का डेटा। आपने देखा होगा काफी सारे जो है रिसर्च जो है वो होते हैं एंड वहां पे काफी सारे डेटा जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, वही जो है हमारे स्टैट्स का हिस्सा है। आप कैसे डेटा कलेक्ट करें, आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, आप लोगों से किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, then measurement of central tendency,
मीन मीडियन मोड, ये हमने मैथ्स में भी कई बार पढ़ा था हमारे स्कूल के टाइम पे, लेकिन फिर से हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे करेंगे और इसी के साथ हमारा सिलेबस जो है वो खत्म होता है। हम कोशिश करेंगे कि जितने कम टाइम में हो सके हम अपने मॉड्यूल, इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल को वो खत्म करें और फिर आगे बढ़ें दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो करते हैं इकोनॉमिक्स का और देखते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक्स जो है वो होती क्या है। क्या आपने स्कूल के समय पे इकोनॉमिक्स पढ़ी थी? क्या आपको कभी भी ये लगा कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही ज्यादा समझ नहीं आती हैं चीजें, बहुत ही वेग लगता है? क्योंकि साइंस और दूसरे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हमें लगता है कि प्रैक्टिकल है और बच्चे जो है साइंस मैथ्स इनमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ को जो है वो अफेक्ट करता है। हम चाहे नॉर्मल बाजार में चले जाएं या कहीं भी एक घर में भी हम रोजाना ये चीज देखते हैं कि वो बेसिक इकोनॉमिक्स जो है अपना रोल प्ले कर ही रही होती है। लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड कि आखिरकार इकोनॉमिक्स होती क्या है, राइट? आपने देखा होगा कि कई बार आपके मन में ये बात आती है कि आखिरकार मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, मेरे पास 1000 रुपए ही हैं और मुझे कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार जाना है, आखिर मैं क्या खरीदूं? क्या है ये इकोनॉमिक्स का पार्ट, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिरकार हमने जो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ना है वो हम सारी चीजें कैसे प्लान करेंगे। हम लेसन का आउटलाइन एक बार देखते हैं जहां पे हम डेफिनेशन देखेंगे कि आखिरकार इकोनॉमिक्स जो है वो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो क्या डिफरेंस है, आखिर स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, and then we will understand about the supply and demand part. इसी के अंदर जब हम ये देखते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट, जब भी हम एक बात करते हैं वी कंसीडर इट एज अ सोशल साइंस। बेसिक जो है होता क्या है कि आप इकोनॉमिक्स के थ्रू ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं अपने डे टू डे लाइफ में चॉइसेस कैसे बनाते हैं। उनके पास लिमिटेड जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड उन्हें जो है उसी लिमिटेड रिसोर्स के अंदर मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन चाहिए एंड उसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। So, economics is a social science and in basic term, it is the study of people and their choices. हमने अभी देखा कि किस तरीके से लोग उन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू चॉइसेस बनाते हैं कि हमें किस चीज की तरफ जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है उस इंसान को गेन हो सके, उसी को जो है हम उसी के स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। देन हम ये देखते हैं कि किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है, हाउ थिंग्स आर मेड, दैट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ थिंग्स आर मूव्ड अराउंड, डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी वस्तु को कैसे पहुंचाया जाता है, किस तरीके से हाउ थिंग्स आर यूज्ड, दैट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, आप उसका उपभोग कैसे करते हो, ये सारी चीजें जो है हमारे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में आता है। तो इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज अबाउट द पीपल एंड देयर चॉइसेस। और इसी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से चीजों को उत्पादन किया जाता है, किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वितरित किया जाता है और कैसे इसे कंज्यूम, उपभोग जो है किस तरीके से चीजों की किया जाता है, राइट? नॉर्मली दो टर्म्स आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो हमने देख लिया, इकोनॉमी क्या होती है?
तो इकोनॉमी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी आर टू डिफरेंट थिंग्स. Economics is a subject matter which studies about the choice of people and their behavior. On the other hand, economy is considered to be a specific region जहां पे कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस एंड एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो इन रूल्स को जो है वो फॉलो करवाती है. एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. आप इंडिया की बात करते हैं जब भी, तो आपको ये समझ आता है कि इंडिया इज अ रीजन, एक टेरिटरी है स्पेसिफिकली, जहां पे कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करवाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाई गई हैं, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बाय एन अथॉरिटी. और वो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी है गवर्नमेंट. और वो जो गवर्नमेंट है उन रूल्स को दे मेक श्योर कि लोग जो है उस चीज को अच्छे से फॉलो करें. या डिफरेंट देयर कैन बी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आल्सो, राइट? तो दैट रीजन विद सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंटेड बाय एन अथॉरिटी ऑफ दैट रीजन इज कॉल्ड इकोनॉमी. एज सिंपल एज दैट. तो आपको समझ आया कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है. तो आगे से कभी ये मत कहना कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों एक ही है. नहीं, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट मैटर है. इट इज इकोनॉमिक्स. आप ये देखो नॉमिक्स. तो बेसिकली वी यूज दिस टर्म कि इट इज अबाउट कि हम जो है किसी भी चीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. दैट इज द इकोनॉमिक्स, राइट? Let us move forward and let us see कि आखिर ये जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो क्या करते हैं, क्यों ये सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया हमारे सिलेबस को बढ़ाने के लिए. तो बेसिकली जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से डिफरेंट जो हमारी ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट बिहेवियर है लोगों का, वो किस तरीके से काम कर रहा है. एंड उसी के बेसिस पे ये एक सब्जेक्ट मैटर वो तैयार किया गया जहां पे ये देखा गया कि एक मामूली सा इंसान, एक रैशनल इंसान, वो किस तरीके से अपने चॉइसेस लेता है, किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए वो क्या सोचता है, वो कहाँ अपने पैसे खर्च करना चाहता है और कहाँ वो अपने पैसे बचाना चाहता है. इन्हीं सारी चीजों को जब देखा गया एक एक बड़े से पैमाने पे, उसी को हमने क्या कहा कि इट इज द इकोनॉमिक्स, राइट? एंड देन हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. हम क्यों बार बार एक ही चीज को पढ़े जा रहे हैं, एक ही चीज, इसको जो है अलग से एक सब्जेक्ट बना दिया गया. हमारे एग्जाम में भी ये बार बार पूछा जाता है. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स जो है वो कैसे थे, हमारे हिस्टोरिकल टाइम्स में जो है वो ट्रेड कैसे किए जाते थे. उन गलतियों से सीख के आज हम ये चीज सोचते हैं कि आज हम नए जमाने में किस तरीके से उन गलतियों को वापस ना दोहराएं, राइट? देन हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फ्यूचर प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं? हम डेटा के थ्रू ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि कुछ डिसीजंस हमें अपने कारोबार के लिए, हमारे घर के लिए डिसीजंस बनाने हैं. एंड वी यूज द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली इन ऑर्डर टू मेक सच डिसीजंस. सिंपल एग्जांपल, आप घर में बजट बनाते हो डे टू डे खर्चे निकालने के लिए. आपके पापा या मम्मा जो भी they are the earning member of your house, they come to the house and वो कहते हैं कि इतना लिमिटेड जो है रिसोर्स है, इतना लिमिटेड बजट है और उसी बजटेड अमाउंट में आपको जो है पूरा खर्चा निकालना है. अब उसी में आप ये सोचते हो कि आखिरकार मैं इतने पैसों में किस तरीके से हर चीज में बांटूं कि मेरा सारा काम भी निकल जाए और कुछ पैसे बच भी जाए. सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में कोई शादी है और आपने ये सोचा कि कम से कम जो है उस शादी के अंदर मान लेते हैं कि 15 लाख तो जो है वो खर्चा होगा ही होगा.
बट ऐसा देखा जाता है कि जब भी ये एक हम बजटेड अमाउंट लेके जाते हैं, एंड तक जो है इससे ज्यादा ही जो है खर्च हो जाता है। क्यों आती है ये प्रॉब्लम? क्योंकि हमने डिसीजंस जो है वो सही से नहीं लिए, हमने वो बजट जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइट? और इम्प्लीमेंट हम कैसे कर पाएंगे? जब हमें पता होगा कि आखिरकार इन सब चीजों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, बजटिंग कैसे की जाती है, कम से कम पैसा लगा के किस तरीके से ज्यादा आउटपुट जो है वो लिया जा सकता है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि आप भी एक कहते हैं ना कि डिसीजन लेने में कभी चूक ना कर पाए, राइट? देन लेट अस सी कि आखिर जो है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दो ब्रांचेस में क्यों बांटे गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसके दो हिस्से हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। टू मेजर जो फील्ड्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, दीज टू। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ता है अबाउट द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, पॉलिसीज, जितने भी हमारे नेशनल स्केल पे कुछ भी यहाँ पे इन सारी चीजों से रिलेटेड स्टडी हो रही है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जब भी हम एक इंडिविजुअल लेवल पे छोटे से स्केल पे किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो से आप समझ पा रहे होंगे छोटा, तो माइक्रो इज कि किस तरीके से एक कंज्यूमर बिहेव करता है, किस तरीके से एक वर्कर जो है वो काम करता है, वो कैसे बिहेव करता है, फर्म्स कैसे इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। फर्म्स एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक शूज बनाने वाली फैक्ट्री है, राइट? और एक फैक्ट्री है जो कि उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, चमड़ा। तो ये दोनों इंडिविजुअली किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। देन हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक लोकल बेकरी शॉप के जो ओनर हैं वो किस तरीके से अपने कंज्यूमर के साथ जो है अपने रिलेशंस मेंटेन करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बेकरी की शॉप खोली है और वहां पे मैं चाहती हूं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जो है कंज्यूमर्स आए। अब मैं अपनी बेकरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लूंगी? क्या मैं अपने केक, अगर मुझे एक केक बनाने में 100 रुपए की लागत आई है तो क्या मैं उसे 100 में बेचूंगी, उसमें कुछ मैं अपना भी मार्जिन ऐड करूंगी? क्या मैं उसमें 20 रुपए अपना प्रॉफिट नहीं डालूंगी? तो ये सारी चीजें डालने के बाद मैंने उस कंज्यूमर को कितने में बेचा, उसको मैं क्या करूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगी। अब उस कंज्यूमर को हो सकता है ये केक महंगा पड़े, तो हो सकता है कि वो क्या करेगा कंज्यूमर, वो किसी दूसरे शॉप में चला जाएगा। तो किस तरीके से उस उपभोक्ता ने डिसाइड किया कि मुझे कहां से ये चीज खरीदनी है और कहां से नहीं खरीदनी, वो भी हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, राइट? आज के लिए हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने आज सिलेबस पढ़ा, हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है हम दूसरे इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी एंड दूसरे सब्जेक्ट मैटर से डिफरेंशिएट करते हैं। हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है। हमने इसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ा। आज के क्लास में इतना ही। बाकी हम सप्लाई, डिमांड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो हमारा स्कार्सिटी प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप सबको चीजें समझ आई और आपको जो भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क अस ऑन आवर थ्रू your questions and we will be very happy to answer all those questions. Thank you so much for today's class.